अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ स्क्रीन पर एक इमेज अटैच किया हुआ है। ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे मैंने इस क्वेश्चन के मुताबिक एक फिगर बनाई हुई है जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक। तो आपको एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक के बारे में आगे इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। तो सबसे पहले ये बात जरूरी है कि ओपन रेक्टेंगुलर टैंक क्या होता है। तो एक ऐसा टैंक जिसके तमाम के तमाम फेसेस रेक्टेंगल की शेप के हों, उसको जस्ट हम बोल रहे होते हैं रेक्टेंगुलर टैंक। जैसे आप नीचे इस फिगर में देख सकते हैं कि इस टैंक के तमाम फेसेस रेक्टेंगल की शेप के हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं रेक्टेंगुलर टैंक। और इससे पहले यहां पर ओपन का वर्ड यूज हुआ है, तो ओपन रेक्टेंगुलर टैंक फिर एक ऐसा टैंक कहलाएगा जिसके तमाम के तमाम फेसेस रेक्टेंगल की शेप के तो हों, लेकिन उसका जो टॉप वाला फेस हो, सबसे ऊपर वाला फेस हो, वो मौजूद ना हो, वो मिसिंग हो। तो फिर ऐसे टैंक का नाम हो जाएगा ओपन रेक्टेंगुलर टैंक। तो जब भी ये ओपन का वर्ड आएगा इस तरह रेक्टेंगुलर टैंक के साथ, तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर जो टॉप वाला फेस है वो मौजूद नहीं है, बाकी तमाम के तमाम फेसेस मौजूद हैं। यूं भी आप समझ सकते हैं कि इसका टॉप वाला कवर, टॉप वाला लिड जो है वो मौजूद नहीं है, बाकी तमाम के तमाम फेसेस जो कि रेक्टेंगल की शेप में है वो सबके सब मौजूद हैं। तो ऐसे टैंक को ही हम ओपन रेक्टेंगुलर टैंक बोल रहे होते हैं। अब इधर से आपने एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि हमने जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ रखी है जिसको हम क्यूबाइड बोलते हैं, वो भी एक तरह का रेक्टेंगुलर टैंक ही होता है। यानी आप कह लें वो भी 3 डायमेंशनल फिगर होती है, उसके भी आप कह लें इसी तरीके से आपको फेसेस नजर आते हैं, तमाम के तमाम फेसेस उसके भी रेक्टेंगल के शेप के होते हैं। तो इसीलिए रेक्टेंगुलर टैंक आप समझ लें या आप क्यूबाइड समझ लें, दोनों के मीनिंग एक जैसे ही हैं और हम क्यूबाइड के ही फॉर्मूलाज इस रेक्टेंगुलर टैंक पे लगा रहे होंगे। बस फर्क ये होगा कि क्यूबाइड के हम तमाम के तमाम फेसेस को कंसिडर कर रहे होते हैं क्योंकि यहां पर ओपन का वर्ड हुआ है इस रेक्टेंगुलर टैंक के साथ, तो इस टॉप वाले फेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये यहां पर मौजूद नहीं है। तो आगे रीड करते हैं। तो देखें इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशंस बताई जा रही हैं कि इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की जो लेंथ है ना वो 0.2 मीटर है। तो अब इसका मतलब हो गया कि यहां से लेके यहां तक इस रेक्टेंगुलर टैंक की फॉर एग्जांपल लेंथ बनेगी और ये कितनी है, ये है 0.2 मीटर। आगे उन्होंने इसकी ब्रेड्थ भी बताई है एंड ब्रेड्थ 0.15 मीटर। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इस रेक्टेंगुलर टैंक की जो है ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की ब्रेड्थ होगी और वो होगी 0.15 मीटर। आगे लिखा हुआ है कंटेन्स वाटर, इसके अंदर पानी है, जिस तरह आप यहां पर भी देख सकते हैं इस रेफरेंस वाली इमेज में कि यहां पर इसके अंदर वाटर मौजूद है और उस वाटर का लेवल यहां तक बनता है, यहां से लेके यहां तक। तो आगे इसमें भी ऐसे ही कहा गया है कि कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 0.16 मीटर। तो ये जो हाइट बताई जा रही है ये इस पूरे टैंक की नहीं बताई गई, बल्कि इस पानी के लेवल तक की जो है हाइट बनती है वो बताई गई है। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक, यहां तक जो हाइट बनती है इस वाटर की, जो कि इस रेक्टेंगुलर टैंक में यानी ओपन रेक्टेंगुलर टैंक में मौजूद है, वो 0.16 मीटर है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लेंथ और ब्रेड्थ तो इसी तरीके से है, लेकिन जो हाइट है वो वाटर के लेवल के लिहाज से है जो इस रेक्टेंगुलर टैंक में मौजूद है और जिस तरह यहां पर ड्रॉ की गई भी है। तो आगे हमने क्या करना है, तो आगे लिखा हुआ है आपने फाइंड आउट करके दिखाना है पहले पार्ट में द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, यानी आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है जो इस टैंक के अंदर मौजूद है और गिविंग योर आंसर इन लीटर्स, और आपका आंसर जो है वो लीटर्स में होना चाहिए। ये पहले पार्ट में आपने करना है। जस्ट ये जो पानी मौजूद है जितना इस लेवल तक, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है और आंसर जो है लीटर्स में देना है। और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है द सर्फेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कंटेक्ट विद वाटर, और आपने जस्ट वो वाला सर्फेस एरिया निकाल कर दिखाना है इस टैंक का जो इस पानी के साथ टच हो रहा है, जो इस पानी के साथ कंटेक्ट में है। क्योंकि पानी का लेवल फॉर एग्जांपल यहां तक है, रेफरेंस के तौर पे जो इमेज बनाई गई है इसके मुताबिक, तो जहां जहां ये पानी टच हो रहा है उधर उधर तक जितना एरिया बनता है जिसको हम सरफेस एरिया बोलेंगे इस टैंक का, वही जस्ट आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहां पर क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट में हर चीज समझ आ गई होगी। अब हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं पहला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है।
क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये जो रेक्टेंगुलर टैंक है ये एक तरह का क्यूबॉइड ही है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। तो आप यहां पर लिखेंगे कि आप बिल्कुल क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि हम ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहे हैं इन टैंक, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ये हम हेडिंग डालेंगे। और फॉर्मूला हम यूज करेंगे वही वाला जो हम क्यूबॉइड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर टैंक भी एक तरह का क्यूबॉइड ही है, तो इसलिए फॉर्मूला भी वही वाला लगाएंगे जो क्यूबॉइड के लिए हम वॉल्यूम्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। और आपको लेंथ देखें ऊपर बताई गई है, यहां पर भी लिखी हुई है 0.2 मीटर, तो आप यहां पे लिखेंगे 0.2। ब्रेड्थ आपको बताई गई है वो कितनी है 0.15, तो आप लिखेंगे 0.15, और हाइट भी आपको बताई गई है वो कितनी है 0.16, तो आप लिखेंगे 0.16। अब अगर तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा, वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पर सारे स्टेप्स पूरे करके दिखा रहा हूं ताकि अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप चीजों को इजीली हैंडल कर सकें। तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, तो आप देखें यहां पर तमाम जो नंबर्स लिखे हुए इनमें डेसिमल मौजूद है, तो हम इन डेसिमल्स को पहले यहां से रिमूव करेंगे। और आपको डेसिमल्स को रिमूव करने का तरीका पता है कि जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो जितने डिजिट आगे उसके होते हैं उसके लिहाज से नीचे डिनोमिनेटर में कुछ लिख रहे होते हैं। अगर एक डिजिट होता है तो 10 लिख रहे होते हैं डिनोमिनेटर में, 2 होता है तो 100 लिखे होते हैं, 3 होता है तो 1000, और इसी तरह चीजें चलती हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 0.2, तो अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊं तो ऊपर जस्ट 2 बचेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मुझे नीचे 10 लिखना पड़ेगा। इस तरह आगे चलता जाऊं तो यहां पे 0.15 है, डेसिमल हटाऊं तो ऊपर 15 बचेगा यानी 15, क्योंकि यहां पर 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। और यहां पर भी आप देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल हटाऊं तो यहां पर 16 बचेगा, और नीचे आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करें, क्योंकि ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस हैं, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ऊपर लिखे हुए नंबर हैं आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो नीचे लिखे हुए नंबर है ये नीचे लिखे हुए नंबर्स में आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप इनको इस तरह लिख सकते हैं कि जो 2 है 15 है और 16 है ये तो ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक सिंगल लाइन डालें। और नीचे जो ये लिखा हुआ है 10 और 15 के नीचे लिखा हुआ है 100 और 16 के नीचे भी अगेन लिखा हुआ है 100, ये भी आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये कदरे करना आसान है। तो जब आप 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30, और 30 को आगे लिखे हुए 16 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, ये इजी स्टेप्स हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 480। और नीचे इस तरह लाइन आ जाएगी, यहाँ पे 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 1000 से करेंगे, और आपको पता है ये 10, 100 और 1000 इस तरह के नंबर्स मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होते हैं। आप जस्ट 1 लिखें, और जितने भी यहाँ पर जीरोस आ रहे हैं वो सारे के सारे नोट डाउन कर लें। ये हैं 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, तो आप नीचे 5 जीरोस लिख दें, यानी 1 2 3 4 और 5। यहां तक हमने चीजों को हैंडल कर लिया। अब आप जब भी आपके पास ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर कोई लाइक 10 के मल्टीपल्स लिखे हो, लाइक 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह लिखे हो, तो आपको पता है हम उनको डेसिमल में बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए नीचे कितने जीरोज हैं, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 जीरोज हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ऊपर जो है डेसिमल ऐसी जगह पर चाहिए होगा कि जिसके बाद 5 डिजिट्स हों। जब आप ये यहाँ से इस फ्रैक्शन को खत्म कर रहे होंगे और डेसिमल फॉर्म में लेके जा रहे होंगे तो आपको डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स चाहिए होंगे, क्योंकि नीचे 5 जीरोस हैं। तो आप किस तरह लिख सकते हैं इसको, आप पहले खुद से डेसिमल लगाएंगे, ऊपर देखें पहले कितने से डिजिट हैं, ऊपर पहले से 3 डिजिट हैं 4 8 और 0, इनको आप यहां पर लिख लें 4 8 और 0, क्योंकि आपको डेसिमल के बाद 5 डिजिट चाहिए, तो 3 तो पहले से मिल गए, तो जो मिसिंग होते हैं उनकी जगह पर हम यहां स्टार्ट में ही इन डिजिट से पहले जो है जीरो यूज कर लेते हैं, क्योंकि 2 डिजिट्स मिसिंग है, 3 पहले से हैं, तो उनकी जगह पर क्या आ जाएंगे 2 0, और डेसिमल से पहले आप 0 लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, मैं यहां पर लगा रहा हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00480, क्योंकि तमाम की तमाम डिमेंशन जो है आपको मीटर्स में गिवन थी और आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा मीटर और इसके ऊपर क्यूब डालना पड़ेगा, क्योंकि आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां तक आप देखें हमने चीजों को मैनेज कर लिया। अब आप देखें कि हमने जो आंसर देना था क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 1 में वो लीटर्स में देना था, तो हमें बेसिकली इसको लीटर्स में लेके आना है। तो हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं लीटर्स में लाने के लिए, जब हमारे पास कोई वैल्यू पहले मीटर क्यूब में हो, तो आप ये प्रोसीजर याद रखिएगा कि हम पहले मीटर क्यूब से चीजों को सेंटीमीटर क्यूब में जो है मूव करेंगे, यानी मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे, और वहां से हम इजीली जा सकते हैं मिलीलीटर्स में, और मिलीलीटर्स में जाने के बाद हम इजीली आ सकते हैं लीटर्स में। तो हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं और मैनेज करेंगे। तो पहले हमने मीटर क्यूब से किस में जाना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको ये बेसिक जो है इक्वेशंस, बेसिक रिलेशंस पता होने चाहिए इन आपस में यूनिट्स के, ताकि आप चीजों को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर पाएं। तो आपने चीज याद रखनी है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब, ये बेसिकली इक्वल होता है
आप इसको 10 लाख भी पढ़ सकते हैं, 1 मिलियन भी पढ़ सकते हैं। तो 10 लाख अगर पढ़ें तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 6 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और आगे आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, आप यूं भी पढ़ सकते हैं, और 1 मीटर क्यूब जो है वो आप कह लें एक तरह के 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस तरह भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको ये बता रहा होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो जो वैल्यू आपको मीटर क्यूब में गिवन होगी, जस्ट आप उस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा तो आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। क्योंकि हम भी पहले इसको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना चाहते हैं, तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे। तो क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है इतने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 0.00480 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होंगे, जस्ट इस वैल्यू को और इस 10 लाख को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.00480 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 10 लाख से, या आप इसको 1 मिलियन भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें कितने जीरोस हैं आप देख सकते हैं, इसमें 6 जीरोस हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गए। और क्योंकि मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फिर से डेसिमल को हटा लें ताकि चीज़ों को हैंडल करना, सॉल्व करना आसान हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, तो जब आप डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे जस्ट लिखेंगे 480। स्टार्ट वाले जीरोस को आपको पता है नहीं लिखते होते, तो 5 यहाँ पर डिजिट्स होने की वजह से नीचे 5 जीरो आएंगे, तो 1 के साथ आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। आगे मल्टीप्लाई का साइन, इस वैल्यू को साथ वैसे उतार लें, इसमें टोटल 6 जीरोस हैं, तो यहाँ पर ही मैंने 6 जीरोस लिख दिए और 7 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब देखें ये 5 जीरोस इधर लिखे हुए जो है आप कह लें 5 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर थे, यहाँ पर भी थे, वो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 480 और यहाँ पे जस्ट ये बचेगा 10, क्योंकि बाकी जीरोस तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके लिए बहुत आसान है, आप 480 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4800 यानी 4800 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ तक हम चीज़ों को मूव कर लिया, ले आए। तो देखिए मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आ गए, और सेंटीमीटर क्यूब में आने का फायदा ये था क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपको ये बेसिक जो है रिलेशन पता होना चाहिए कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1 ml के, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है। और इसका ये भी मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में लेके जाना हो, जस्ट आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसलिए जब भी कोई चीज़ सेंटीमीटर क्यूब में लिखी हो आप उसको डायरेक्ट ही मिलीलीटर में लिख सकते हैं, सिर्फ आपने सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर मिलीलीटर लिख देना होता है और कुछ भी चेंजेस नहीं करनी होती। तो मैं यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो 4800 है ये बेसिकली मिलीलीटर्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, इतने मिलीलीटर के इक्वल है, इतने सेंटीमीटर क्यूब इतने मिलीलीटर के ही इक्वल हो गया। अब आप मिलीलीटर में भी चीजों को ले आए। अब मिलीलीटर से लीटर में जाना बहुत आसान है, और ये सारी रिलेशन भी आपको पता है, क्योंकि 1 लीटर जो है, यहाँ पे पहले 1 लीटर का भी बता दूं कि 1 लीटर जो है वो होता है इक्वल 1000 मिलीलीटर के, और इसी रिलेशन को यूज करके हमने ये रिलेशन भी बनाया होता है। तो इससे पता चलता है कि जो 1 मिलीलीटर है वो इक्वल होता है 1/1000 लीटर के। यानी अगर आपने मिलीलीटर से लीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो जो वैल्यू आपके पास होती है उसको आप 1/1000 से मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर जस्ट उस वैल्यू को 1000 पर डिवाइड जो है आप करवा दें, तो दोनों तरीकों से वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको बड़ी आसानी से लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीलीटर इक्वल है 1/1000 लीटर के। तो 4800 मिलीलीटर कितने के इक्वल होगा लीटर के, तो आप लिखेंगे 4800 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, और अब क्योंकि लीटर्स में आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख देंगे लीटर्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर 2 जीरोस हैं, तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ऊपर बचेगा जस्ट 48 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 बचेगा, नीचे 10 बच जाएगा 2 जीरोस के कटने के बाद, और यहाँ पर लीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप आसानी के लिए यूं कर लें कि जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है इसको ऊपर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जो फ्रैक्शन में ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर में। तो 48 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 48, और नीचे 10 को आप वैसे का वैसे उतार लें, और 7 लीटर्स वैसे का वैसे ही। और अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन आए जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल्स लिखे हों, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। आप बस नीचे देखा करें डेसिमल में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें कितने जीरो हैं। यहाँ पर 1 जीरो है, इसका मतलब जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर लिखे हुए नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, क्योंकि नीचे 1 जीरो है। तो ऊपर पहले कितने डिजिट्स हैं, 2, 48 लिखा हुआ है, तो आप जाहिर बात है 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो आप देखें डेसिमल के बाद 1 डिजिट 8 आएगा, यानी 48 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 4.8, और 7 लीटर्स वैसे का वैसे ही।
तो ये यहाँ पर आ जाकर आप देख सकते हैं हमने अपना पहला पार्ट खत्म कर लिया, हमारा आंसर लीटर्स में आ चुका है 4.8 लीटर्स। इसका मतलब हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया और वो कितना आ गया 4.8 लीटर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो मैंने सारी वर्किंग जो थी छोटी से छोटी भी यहाँ पर आपको करके दिखाई है, ताकि अगर आपको कैलकुलेटर्स अलाउ ना हो तो आप चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हैंडल कर सकें। तो पहला पार्ट हो गया, अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है? पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड आउट करना है द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। आपने इस टैंक का सरफेस एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। सारा सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है या कुछ खास? तो बिल्कुल कुछ खास सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वो आगे वो बता रहे हैं। दैट इज इन कंटेक्ट विद वाटर, यानी जस्ट इस टैंक का वो वाली सरफेस का आपने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है जो कि पानी के साथ कंटेक्ट में आ रहा है। अब इसका क्या मीनिंग बनता है? आप देख सकते हैं यहां पर ये एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक बना हुआ है और इसमें पानी यहां तक मौजूद है। ये पानी का बेसिकली लेवल भी है और आप इसको पानी की हाइट भी बोल सकते हैं, और ये आपको स्टेटमेंट के अंदर इसकी वैल्यू गिवन भी थी जो कि थी 0.16 मीटर, मैंने यहां पर मेंशन भी कर दी। तो इस लेवल तक ये पानी जो इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं ये सामने वाले फेस के साथ भी कंटेक्ट में आ रहा है, यानी टच कर रहा है, इस वाले फेस को भी टच कर रहा है, ये इसके जो पीछे फेस बनता है उसको भी टच कर रहा है, ये लेफ्ट वाले फेस को भी टच कर रहा है, और यहां पर जो बॉटम पे फेस बन रहा होगा उसको भी टच कर रहा होगा। तो ये पानी यहां तक लेवल पर होने की वजह से इसके आप कह लें 1 2 3 4 5 फेसेस को ये टच कर रहा है। तो जिन फेसेस को ये टच कर रहा है सिर्फ आपने उन्हीं फेसेस का एरिया निकालकर सम अप कर देना है, टोटल कर लेना है, तो वो एरिया वही एरिया कहलाएगा जिसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कंटेक्ट विद वाटर। यानी पानी जिन फेसेस को टच कर रहा है जस्ट उधर तक ही उन फेसेस का एरिया आपको चाहिए होगा, उन तमाम फेसेस के एरियाज को आप सम अप कर लेंगे तो वही आपका सरफेस एरिया कहलाएगा इस टैंक का। और कौन से वाला? जो कि कंटेक्ट विद वाटर वाला है, यानी पानी के कंटेक्ट में आने की वजह से इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक का बनता है। अब ये हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? आप देख सकते हैं जो ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है ये भी एक क्यूबॉइड की जैसी ही शेप है, और जहां तक इसमें पानी मौजूद है अगर आप इसकी बाउंड्री मार्क कर लें, जैसे मैं यहां से लेकर यहां तक इसकी बाउंड्री आपके सामने मार्क करके दिखा रहा हूं, तो ये भी एक क्यूबॉइड की ही शेप बनती है। और क्यूबॉइड क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल फिगर जिसके तमाम के तमाम फेसेस रेक्टेंगल की शेप के होते हैं। तो यहां तक आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइड ही बन रहा है। तो बेसिकली आपको क्यूबॉइड का ही टोटल सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी और उन चेंजेस की मदद से ही आप आसानी से ये सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा क्यूबॉइड का, क्योंकि ये शेप क्यूबॉइड जैसी बन रही है। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा, हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप इस स्टेप को मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैंने बताया हुआ है, वो होता है 2, आगे राउंड ब्रैकेट्स आती हैं, इसमें आप लिखते हैं लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ जिसको आप LB लिखेंगे, प्लस करते हैं इसमें लेंथ टाइम्स हाइट जिसको आप LH लिखते हैं, प्लस करते हैं और फिर आगे आप लिखते हैं ब्रेड्थ टाइम्स हाइट जिसको आप BH लिखते हैं, और यहां पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। आप इसी फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 2 राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है, यानी 2 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है इन तमाम टर्म से जो कि इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है। तो अगर आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सबके साथ आ जाएगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, फिर प्लस का साइन, फिर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस का साइन, और फिर 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपने इस फॉर्मूले को समझना है ताकि आपको पता चल सके इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस हमें करनी पड़ेगी कि हम आसानी से अपना रिक्वायर्ड सरफेस एरिया निकाल लें। अब आप देखें, पहले इस पानी को देखें कि ये पानी किस किस फेस के साथ कंटेक्ट में आ रहा है। तो अगर मैं इसका बॉटम वाला फेस खुद से इमेजिनरी लाइन्स बनाकर बना लूँ तो कुछ इस तरह का ये फेस बनता है, यानी अगर आप इसको इस तरह इमेजिनरी लाइन से बनाएं तो आप नोटिस करें ये जो बॉटम वाला फेस है इसके ऊपर ही बेसिकली पानी मौजूद है, तो डेफिनेटली इसके साथ तो कंटेक्ट में है ही, तो इसका एरिया तो चाहिए ही होगा। तो इसका एरिया कैसे आएगा? क्योंकि ये एक तरह का क्यूबॉइड है, इसकी हर फेस रेक्टेंगल होता है, तो हर फेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकलेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ होता है। तो आपको बेसिकली इस लेंथ को और इस ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आप इस नीचे वाले फेस का एरिया निकाल रहे होंगे। तो आप देखें आपको ये L इंटू B यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा। अब ये जो 2 लिखा होता है ये इस वजह से लिखा होता है क्योंकि क्यूबॉइड में दो फेसेस एक जैसे होते हैं, तो हम एक फेस का एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का मिल जाता है।
तो अगर आप देखें बिल्कुल सेम फेस इसके ऊपर होगा, जो कि इसकी आप कह लें टॉप वाली सरफेस होगी, क्योंकि टॉप वाली सरफेस कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, ये जस्ट पानी ही है, तो इसलिए आप इसको एग्जामिन नहीं करेंगे। और यूं भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप देखें जितना फेस इसका नीचे है उतना ये टॉप वाला भी बनता है, और ये वैसे भी ओपन है तो इसका टॉप भी ऊपर मौजूद नहीं है, खाली है, तो जाहिर बात है फिर उसका सरफेस एरिया भी नहीं बनेगा। तो जो चीज़ सॉलिड होगी उसी के लिहाज से हम उसका सरफेस एरिया निकाल रहे होंगे। तो जो पानी का ऊपर का टॉप का लेवल होगा, जाहिर बात है वो कोई सॉलिड तो नहीं है, वो तो जस्ट पानी ही आपको नजर आ रहा होगा। तो पानी बेसिकली कंटेक्ट में होगा इस वाले फेस के साथ, ऊपर तो कोई फेस बनता ही नहीं है, वैसे भी ये ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है, इसका ऊपर वाला फेस मौजूद नहीं है। तो जस्ट आपको एक दफा लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा, दो दफा नहीं। तो इसलिए जो 2 यहां पर लिखा हुआ है आपको अपने फॉर्मूले में से ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। बाकी सब चीजें बिल्कुल ठीक है। वो कैसे? क्योंकि जब आप इस वाले फेस का एरिया निकालेंगे तो आपको ब्रेड्थ चाहिए होगी और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये हाइट चाहिए होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इस फेस के लिहाज से देखेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ ये बनेंगे, यानी एक ब्रेड्थ को आप लेंथ भी कह सकते हैं और हाइट को आप ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। तो यही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस वाले फेस का एरिया आराम से निकाल लेंगे। तो जैसा फेस यहां पर होगा वैसे यहां पर होगा, तो इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर आपके लिए ये ब्रेड्थ और हाइट काम आएगी और इसके साथ ये 2 भी काम आएगा। अब ये राइट और लेफ्ट वाला फेस हो गया, बॉटम वाला फेस हो गया। तो ये जो फ्रंट और बैक वाला फेस है इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें यहां से लेके यहां तक तो लेंथ ही चाहिए होगी, ये लेंथ ही होगी, सेम आप यूज कर रहे होंगे। और ब्रेड्थ इसकी ये वाली आप जो है ना डायमेंशन को बोलेंगे, जो बेसिकली हाइट होगी। तो ये हाइट आपके पास कितनी है? वो 0.16 मीटर है, यानी आपको लेंथ टाइम्स हाइट करना पड़ेगा इस वाले फेस का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हर फेस के लिहाज से लेंथ या हाइट जो होती है एक लेंथ और एक ब्रेड्थ बन जाती है, तो मल्टीप्लाई करके उसका एरिया आ रहा होता है। तो जैसा फेस बिल्कुल बैक पे होगा वैसे ही सामने होगा, यानी ये भी 2 एक जैसे फेस होंगे, तो आपको 2 दफा लेंथ इंटू हाइट चाहिए होगा। तो ये चीज भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो चीज आपने मैनेज करनी है इस मामले में बस वो ये है कि आपने 2 हटा देना है, क्योंकि आपको सिर्फ ये बॉटम वाला एक फेस चाहिए, टॉप पे तो कोई फेस है ही नहीं जिसके साथ ये पानी जो है कंटेक्ट में आ रहा है, और इसका जो टॉप का फेस एक्चुअल फेस बनता है सबसे ऊपर वो वैसे भी एम्प्टी है। तो अब आप आसानी से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आप यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टैंक दैट इज इन कंटैक्ट विद वाटर। तो ये आप हेडिंग यहां पर पूरी इस तरह डालेंगे, दैट इज इन कंटैक्ट विद वाटर। तो अब आपने ऊपर वाले फॉर्मूले को ही लिखना है, बस इसमें 2 नहीं मेंशन करना, उसकी रीजंस मैं आपको बता चुका हूं। तो आप लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये वाला 2 मैंने हटा दिया। तो ये आप पहला वाला स्टेप यहां तक छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। मैंने ये समझा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वाला फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप देखिए लेंथ कितनी है 0.2 और ब्रेड्थ कितनी है 0.15। तो आप लेंथ की जगह पर राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे 0.2 मल्टीप्लाई का साइन और ब्रेड्थ की जगह पे लिखेंगे 0.15, आगे प्लस का साइन, 2 वैसे का वैसे ही आएगा, आगे फिर लेंथ इनटू हाइट है, लेंथ तो सेम कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, यहां पर भी लिखी हुई है 0.16, तो आप लिखेंगे 0.16 प्लस का साइन, फिर से 2 आएगा। अब ब्रेड्थ इनटू हाइट करनी है, तो ब्रेड्थ आपके पास कितनी थी? वो थी 0.15, तो आप लिखेंगे 0.15 और इसको मल्टीप्लाई कर देना हाइट से, हाइट कितनी थी 0.16, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0.16। अब अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप ये एक ही बार कैलकुलेटर में लिखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं अलाउ तो मैं आपको सारे स्टेप्स डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। अगर आपको स्टेप्स आते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप करके फाइनल आंसर देख सकते हैं। अगर आप स्टेप्स देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहाँ से आगे देखते रहें। तो आगे आप क्या करेंगे, हम यहाँ से डेसिमल्स को रिमूव करेंगे, डेसिमल्स को हटाएंगे। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर लिखना पड़ता है, 10 या 10 का मल्टीपल लिखना पड़ता है। तो जिस तरह आप देखें यहाँ पर 0.2 लिखा हुआ है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, और डेसिमल के बाद जब एक डिजिट होता है तो डिनोमिनेटर में 10 आता है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा। यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल को हटाऊंगा तो 15 लिखूंगा, 2 डिजिट्स होने की वजह से नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा। प्लस का साइन, यहाँ पर 2 वैसे का वैसे ही, राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पर भी डेसिमल हटाएं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 2 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। इधर भी डेसिमल को हटाएं, इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 16 लिखकर नीचे 100 आ जाएगा। आगे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 2 वैसे का वैसे, यहाँ पर 15 है 15 यानी 15 बन गया जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे, और नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा 2 डिजिट होने की वजह से। यहाँ पर भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 16 लिखेंगे और नीचे आप क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। अब आप क्योंकि 2 फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स 15 कितना हो जाएगा 30, और 10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब इस तरह आगे भी करते जाएं तो देखें ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारे ऊपर वाले नंबर्स आप इकट्ठे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4,
और 4 को आगे आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 16 से। तो 4 16 टाइम्स कितना आपके पास बन जाएगा, तो 4 16 टाइम्स होता है 64। आप यूं भी कर सकते थे कि 16 2 टाइम्स 32 कर लेते और 32 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी वो आपके पास 64 ही आता। तो आप ऊपर लिख लेंगे 64 और नीचे वालों को नीचे से, तो 10 को 100 से करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 1000। प्लस का साइन, यहाँ पर आप पहले 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आता है 30। 2 15 टाइम्स 30 होता है और 30 को आगे लिखे हुए 16 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो हो जाएगा 480 और नीचे वाले नंबर्स को नीचे से, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक तरह का 10,000। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये 4 जीरोस का मतलब है आप इसको पढ़ेंगे 10,000। अब आपने सिंपल एलसीएम लेना है, तीनों फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो 480 के नीचे 10,000 है, तो ये जो पहली दो फ्रैक्शंस हैं इनके नीचे 10,000 नहीं है, तो इधर भी आप 10,000 बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं कि आप ऊपर नीचे यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी, ताकि नीचे 10,000 बन जाए। इस वाली फ्रैक्शन में भी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कर दें ताकि इसके नीचे भी 10,000 बन जाए। तो 30 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, यहाँ पर आप 300 लिख लें और 10 को 1000 से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 10,000। इधर आप 64 को 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 640 और 1000 को 10 से करेंगे तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा 10,000। और यहाँ पर 480 के नीचे तो पहले से ही 10,000 था, इसलिए इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप एक ही लाइन डालकर इस 10,000 को एज अ एलसीएम नीचे उतार सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने उतार लिया। और जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर्स होते हैं उनको आप एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, यानी 300 वैसे ही, 640 भी वैसे का वैसे ही और 480 भी वैसे का वैसे ही। अब एडिशन आसान है, वो आप जल्दी से कर भी सकते हैं, यानी आपने बेसिकली 300 और 640 को पहले ऐड करना है तो आपका आंसर आएगा 940 और 940 में आपने फर्दर ऐड कर देना 480 तो आपका आंसर आ जाएगा 1420 और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 10 और 730 यानी 10,000 बच जाएगा। अब आप इनको फर्दर जो है सॉर्ट आउट करेंगे तो हम किस तरह कर लेंगे इसको, आप देख सकते हैं कि ये वाला 0 इस 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा 142 और नीचे बच जाएगा 1 और ये साथ 3 जीरोस 1 2 3। तो आपको पता है जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई आपके पास आ जाए जिसमें आप कह सकते हैं कि नीचे आपके पास 10 या 10 का मल्टीपल लिखा हो तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत आसान होता है। तो क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसमें आप देख सकते हैं 142 के नीचे 1000 लिखा हुआ है, यानी 10 का मल्टीपल लिखा हुआ है। तो जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन आए जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल आ रहे हो आप इनको बड़ी आसानी से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप नीचे जीरोस को देखें, नीचे कितने जीरोस हैं 3 जीरोस हैं। इसका मतलब आप इसका आंसर जब लिखेंगे उसमें डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट्स होने चाहिए, तो ऊपर पहले से ही 3 डिजिट्स हैं तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, डेसिमल डालेंगे और उसके बाद ये तीनों डिजिट्स यानी 1 4 और 2 और डेसिमल से पहले आप खुद से 0 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.142। अब क्योंकि ये आपने सरफेस एरिया निकाला है और तमाम की तमाम डायमेंशंस मीटर में गिवन थी तो आपका आंसर होना चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो ये आपने वो वाला सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया जो कि इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक के फेसिस के साथ जो वाटर जो है टच कर रहा है उस कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक का बनता था। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था और इसका ये आंसर आ चुका है 0.142 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। मैंने इसकी डिटेल कैलकुलेशंस आपको बता दी हैं, ये इससे भी फर्दर शॉर्ट की जा सकती थी लेकिन मैं जितना इजी बना पाया इनको कर दी हैं, अदरवाइज आप इनको डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से भी आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।